दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। बाब अव्वल, बचपन का राज। राशिद बचपन से ही एक अलग सा बच्चा था। वो ज्यादातर खामोश रहता, दूसरे बच्चों के साथ ज्यादा नहीं खेलता था और अक्सर अपने आप में मगन रहता था। इसके वालिदैन ने इसे हमेशा समझाया था कि पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन राशिद का दिल हमेशा कुछ और ही चाहता था। इसकी दुनिया में एक अजीब सा खला था जो इसने कभी किसी को नहीं बताया था। अलिफाक दिन जब राशिद की उम्र 7 साल थी, वो अपने गांव के करीब एक पुराने दरख्त के नीचे खेलने गया। दरख्त बहुत बड़ा और पुराना था और उसके नीचे एक छोटा सा गार था जिसमें ज्यादातर लोग नहीं जाते थे। एक दिन जब राशिद इस गार के करीब आया, इसने अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनी। क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? आवाज बहुत नर्म थी, जैसे वो एक पुरानी किताब से आई हो। राशिद ने डरते हुए सर अल्फाटे आलिफ, और उसके सामने एक जिन खड़ा था। जिन का नाम काफूर था और वो एक कदीम जिन था जिसे किसी जादवी रस्म के जरिए बंद किया गया था। मैं तुम्हारा दोस्त हूं राशिद, जिन ने मुस्कुराते हुए कहा। राशिद ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? जिन ने कहा, मैं काफूर हूं, एक जिन जो तुम्हारी मदद के लिए आया है। तुमने मुझे आजाद किया और मैं तुम्हारा दोस्त हूं। राशिद ने जिन की बातों को समझा नहीं, मगर उसका दिल कह रहा था कि ये जिन इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम मेरा दोस्त बनना चाहते हो? राशिद ने हैरत से पूछा। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा जब तक तुम्हें मेरी जरूरत होगी, जिन ने कहा, और फिर राशिद को बताया कि वो एक दिन इसकी जिंदगी में बड़ा किरदार अदा करेगा, लेकिन इसके लिए राशिद को सख्त मेहनत करनी होगी। बाब दुवम, दोस्ती का आगाज। वक्त गुजरता गया और राशिद और काफूर की दोस्ती बढ़ती गई। राशिद रोजाना काफूर से बातें करता और काफूर उसे अपनी दुनिया की कहानियां सुनाता। जब भी राशिद को मुश्किल पेश आती, काफूर उसके साथ होता, चाहे वो पढ़ाई का मसला हो, दोस्तों से लड़ाई हो या जिंदगी के किसी और पहलू का चैलेंज। राशिद ने 8वीं जमात में आते ही हिसाब में दिक्कत महसूस की और एक दिन वो परेशान होकर काफूर के पास गया। काफूर, मैं हिसाब में बहुत कमजोर हूं। मैंने बहुत मेहनत की है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, ये राशिद ने रोते हुए कहा। काफूर ने इसे तसल्ली दी, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें बस थोड़ी मेहनत और सही तरीके से पढ़ाई करनी होगी। मैं तुम्हें कुछ जादू नहीं दूंगा, मगर तुम्हें दुरुस्त रास्ता दिखाऊंगा। काफूर ने राशिद को हिसाब के तमाम पेचीदा फार्मूले और सवालात सिखाए और राशिद ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत के जरिए इसमें महारत हासिल की। बाब सिवम, 11 जमात का इम्तिहान। राशिद अब 11वीं जमात का तालिब इल्म बन चुका था और उसकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। वो अब पहले की तरह खामोश नहीं रहा था, बल्कि इसने मेहनत की और स्कूल में सबसे अच्छे तालिब इल्मों में शुमार होने लगा था। लेकिन एक दिन इम्तिहानात का वक्त आया और राशिद की परेशानियों ने इसे फिर घेर लिया। हिसाब और केमिस्ट्री जैसे मज़ामीन इसके लिए पहाड़ बन चुके थे। काफूर, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैं कैसे इस इम्तिहान में कामयाब हो सकता हूं? राशिद ने कहा। काफूर ने मुस्करा कर कहा, ये इम्तिहान तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है राशिद, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने हमेशा अपनी मेहनत से कामयाब होना है। मैं तुम्हारी जगह पेपर नहीं दे सकता। राशिद ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, लेकिन अगर तुम मेरी जगह पेपर दे दो तो? काफूर हंसते हुए बोला, हाँ, मैं तुम्हारी जगह पेपर दे सकता हूं, लेकिन याद रखो कि ये एक बार की बात है। इसके बाद तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। बाब चहारुम, इम्तिहान का दिन। इम्तिहान का दिन आया और राशिद ने दिल में फैसला किया कि वो काफूर की मदद से मेहनत करेगा और इस बार वो अपने आप पर भरोसा करेगा। काफूर ने राशिद की जगह इम्तिहान हाल में जाने का इरादा किया, लेकिन राशिद के दिल में खौफ था कि कहीं इसकी जिंदगी में कुछ गलत ना हो जाए। काफूर ने राशिद को कहा, तुम्हें अपने अंदर यकीन रखना होगा राशिद, तुम्हारी मेहनत तुम्हें कामयाब बनाएगी। जब काफूर इम्तिहान देने गया, 3 लड़के अकबर, साजिद और फहीम इसके रास्ते में आ गए। वो सब राशिद का मजाक अलिफाड़ती थे और हमेशा इसे तंग करते थे। आज तक ताव नाकाम ही रहा है राशिद, आज भी नाकामी का सामना करेगा, अकबर ने कहा। काफूर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं राशिद नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे रवैये का असर पड़ता है। काफूर ने लड़कों को नरमी से कहा,
میں تمہارے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا، لیکن تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تمہاری سوچ کا اثر تمہاری زندگی پر پڑتا ہے۔ باب پنجم، کامیابی اور راشد کا عزم۔ کافور نے امتحان میں شاندار پرفارمنس دی اور راشد کے لیے کامیابی کی راہیں کھول دیں۔ لیکن راشد نے اپنی محنت سے جو کافور نے اسے سکھائی تھی، اپنے امتحان میں خود کامیابی حاصل کی۔ جب نتائج آئے، راشد نے خود پر فخر کیا۔ اس بار راشد نے اپنے امتحانات میں 87 نمبر حاصل کیے۔ راشد نے اپنے دوست کافور سے کہا، کافور، تم نے ہمیشہ میری مدد کی، مگر اب میں خود اپنی محنت سے کامیاب ہو گیا ہوں۔ کافور نے مسکرا کر کہا، تم نے صحیح کہا راشد، اب تمہیں خود اپنی راہوں پر چلنا ہوگا۔ بالکل۔ کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور راشد کی زندگی میں نئی پیچیدگیاں، چیلنجز اور کافور کی رہنمائی کو شامل کرتے ہیں۔ باب ششم، نیا چیلنج۔ راشد کی کامیابی کے بعد وہ کچھ وقت تک اپنے آپ پر فخر کرتا رہا۔ اس نے اپنے اسکول کے امتحانات میں اچھی پوزیشن حاصل کی تھی اور اس کی محنت رنگ لائی تھی۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک راستہ نہیں دیتی، نئی مشکلات اور چیلنجز اسے مسلسل پیش آتے رہتے ہیں۔ اب وہ 11ویں جماعت کے آخری سال میں تھا اور اگلے سال یونیورسٹی کے لیے تیاری کرنی تھی، مگر راشد کو نئی پریشانیوں کا سامنا تھا۔ اس کے والدین چاہتے تھے کہ وہ انجینئرنگ میں داخلہ لے، لیکن راشد کا دل فنون لطیفہ اور ادبیات میں تھا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال تھا، کیا وہ وہی کرے جو اس کے والدین چاہتے ہیں، وہ کرے جو اس کا دل چاہتا ہے؟ کافور، مجھے ایک مشکل پیش آ رہی ہے۔ میری والدین کی توقعات اور میری اپنی خواہشات میں تضاد ہے۔ میں کیا کروں؟ راشد نے اپنے دوست جن سے مشورہ کیا۔ کافور نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر کہا، راشد، جب تمہارے دل میں ایک خواب ہو اور دنیا تمہیں مختلف راستے دکھائے تو تمہیں فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے دل کی سنو گے تو تمہیں کامیابی ضرور ملے گی۔ راشد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دل کی سنوائے گا، لیکن اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے والدین کی توقعات کے خلاف جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد وہ اپنی فنی صلاحیتوں کو نکھارنے کی طرف بڑھا اور ایک ادبی اسکالر بننے کی تیاری کرنے لگا۔ باب ہفتم، نئے راستے۔ راشد کی زندگی میں اس بار نئے چیلنجز آنا شروع ہوئے۔ اس نے اپنی انجینئرنگ کی تیاری کے بجائے ادب اور فنی دنیا میں قدم رکھا۔ اس فیصلے نے اسے اپنے والدین سے دور کر دیا اور اس کی زندگی میں ایک خلا آ گیا۔ وہ خود کو ہر وقت غلط فہمیوں اور تنازعات میں پھنسا ہوا محسوس کرتا تھا۔ کافور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا، اسے تسلی دیتا اور اسے یاد دلاتا کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے اسے پوری ایمانداری سے کرنا ہوگا۔ یاد رکھو راشد، جب تم اپنے راستے پر چلتے ہو تو تمہیں دوسروں کی رائے سے بے پرواہ ہونا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود اپنے والدین کے جذبات کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کافور نے ایک دن اسے نصیحت کی۔ راشد نے اپنے والدین سے بات کی اور آہستہ آہستہ انہیں سمجھایا کہ وہ اپنی زندگی میں کس طرح کا راستہ اپنانا چاہتا ہے۔ شروع میں والدین کو اس پر قائل کرنے میں وقت لگا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ راشد کا عزم پکا ہے تو وہ اس کے فیصلے کا احترام کرنے لگے۔ باب ہشتم، کامیابی کی جانب قدم۔ نیم، راشد کا عروج۔ سالوں کی محنت کے بعد راشد ایک کامیاب ادیب اور اسکالر بن گیا۔ اس کی کتابیں مقبول ہوئیں اور وہ ایک بڑے ادبی فورم پر مشہور ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سفر میں کافور کی مدد اسے ہمیشہ صحیح راستہ دکھانے کے لیے بہت اہم تھی۔ کافور اب بھی راشد کے ساتھ تھا، ہمیشہ اس کی رہنمائی کرنے والا دوست جو راشد کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ جب راشد نے ایک کتاب میں اپنی کہانی اور جن کی دوستی کو لکھا تو اس نے کافور کو ہمیشہ یاد کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دوست جن ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور یہی دوستی اس کی کامیابی کا راز تھی۔ کافور، تم ہمیشہ میرے ساتھ تھے، میں تمہارا شکر گزار ہوں، راشد نے ایک دن کہا۔ کافور مسکرا کر بولا، یاد رکھو راشد، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تمہاری کامیابی تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ کہانی کو مزید بڑھاتے ہیں اور راشد کی زندگی میں نئی پیچیدگیاں اور تجربات شامل کرتے ہیں، جہاں وہ خود کو مزید چیلنجز میں پاتا ہے اور کافور کی مدد سے ان سے نمٹتا ہے۔ باب دہم، زندگی کے نئے امتحانات۔ راشد نے کامیابی کی منازل طے کیں، لیکن ایک دن اسے ایک نیا امتحان ملا، اپنے اندر کی لڑائی۔ اس کی کامیاب زندگی کے باوجود راشد کا دل کبھی کبھی آداس رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس سب کچھ تھا،
शोहरत, दौलत और एक रोशन मुस्तकबिल, मगर अंदर की कमी कभी खत्म नहीं होती थी। इसे महसूस होता था कि वो अपनी ज़ात को पूरी तरह समझ नहीं पाया था, और काफूर के साथ दोस्ती के बावजूद वो कभी कभी अपने आप को तन्हा महसूस करता था। अलिफाक दिन जब वो अपने कमरे में बैठा था और किताब पढ़ रहा था, काफूर उसके सामने आया। इस बार उसके चेहरे पर एक संजीदा रंग था। काफूर, क्या हुआ? राशिद ने हैरत से पूछा। काफूर ने कहा, राशिद, तुम्हें इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल का सामना है, अपने अंदर की जंग। तुम्हें फैसला करना होगा कि क्या तुम सिर्फ दूसरों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करोगे, या तुम अपने आप को समझकर अपनी हकीकत को तस्लीम करोगे। राशिद ने सर झुका लिया। वो जानता था कि वो अपने जज्बात और ख्वाबों को दबाने की कोशिश करता आया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि आखिरकार उसके अंदर ये बेचैनी क्यों थी। काफूर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कामयाब हूं, लेकिन फिर भी कुछ कमी सी महसूस होती है। क्या मुझे दोबारा कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए? राशिद ने काफूर से सवाल किया। काफूर मुस्कुरा कर बोला, कामयाबी सिर्फ बैरूनी दुनिया की चीजों में नहीं होती, बल्कि अपने अंदर की सुकूनत और इत्मीनान में भी है। तुम्हें अपने ख्वाबों और दिल की आवाज पर ध्यान देना होगा। बाब 11, राशिद की नई राह। राशिद ने अपने अंदर की बेचैनी को तस्लीम किया और फैसला किया कि वो एक नया रास्ता इख्तियार करेगा। इसने अदबी दुनिया में अपने नए काम की बुनियाद रखी, और इस बार उसका मकसद सिर्फ शोहरत हासिल करना नहीं था, बल्कि लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाना था। मैं अब सिर्फ किताबें लिखने के लिए नहीं लिखूंगा, बल्कि इनमें वो जज्बात और तजर्बात शेयर करूंगा जो मैंने खुद महसूस किए हैं, राशिद ने खुद से कहा। काफूर हमेशा की तरह इसके साथ था और राशिद को याद दिलाता रहता था कि सच्चाई और ईमानदारी से कामयाबी हासिल करना सबसे अहम है। राशिद ने अपने नए काम में ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। इसने मुख्तलिफ सकाफतों, मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ लोगों के बारे में लिखना शुरू किया ताकि वो हर एक के दिल तक पहुंच सके। इस दौरान इसने अपनी कहानियां मुख्तलिफ अदबी महाफिल में पेश की और उनमें ऐसी गहरी बातें शामिल कीं जो लोगों के दिलों को छू लें। बाब 2, मोहब्बत का आगाज। राशिद के दिल में एक और तब्दीली आई। वो जिस अदबी महफिल में हिस्सा लेता था, वहां इसने एक लड़की नरगिस को देखा। नरगिस भी एक अदबी स्कॉलर थी जो शायरी और कहानियां लिखने की शौकीन थी। दोनों की मुलाकात एक अदबी महफिल में हुई जहां राशिद ने अपनी कहानी सुनाई और नरगिस ने अपनी शायरी। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनना शुरू हो गया। तुम्हारी कहानी बहुत मुतासिर कुन है, राशिद उ नरगिस ने कहा। शुक्रिया नरगिस, तुम्हारी शायरी में कुछ खास बात है जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था, राशिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नरगिस की मदद से राशिद ने अपने अंदर की बेचैनी और मोहब्बत को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा। नरगिस इसकी जिंदगी में एक नया रंग लेकर आई थी, और वो अब जानता था कि कामयाबी सिर्फ बैरूनी तौर पर नहीं, बल्कि अपने दिल की सुकूनत और मोहब्बत में भी है। काफूर ने जब ये सुना तो कहा, राशिद, तुम्हें कभी भी अपनी जिंदगी में मोहब्बत और सुकूनत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारी हकीकत का हिस्सा है और तुम्हारे रास्ते का जुज़्व है। बाब 13, राशिद की कामयाबी का नया आगाज। अलिफाक दिन राशिद ने नरगिस को अपने एहसासात का इजहार किया। नरगिस, मैंने हमेशा दुनिया को अपनी कामयाबी से मुतासिर करने की कोशिश की, मगर अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कहानियों के जरिए लोगों के दिलों को छूऊं। नरगिस ने कहा, तुमने अपने दिल की आवाज सुनी है राशिद, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। काफूर ने इसे कहा, तुम्हारी जिंदगी अब एक नए मकाम पर पहुंच चुकी है राशिद। तुमने अपनी हकीकत को तस्लीम किया है और अब तुम्हें न सिर्फ कामयाब अदीब बनना है, बल्कि इंसानियत के लिए कुछ बेहतर करना है। राशिद ने यह सब सीखा था कि कामयाबी सिर्फ नाम और शोहरत में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीलियां लाने में है। अब राशिद एक मुकम्मल इंसान बन चुका था। इसने अपने अंदर की जंग जीती, मोहब्बत की हकीकत को समझा और अपने मकसद को हासिल किया। वो न सिर्फ एक कामयाब अदीब था, बल्कि वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो दुनिया में कुछ बेहतर करने की कोशिश करता था। काफूर हमेशा इसके साथ था, इसकी रहनुमाई करने वाला दोस्त जो राशिद की कामयाबी की कहानी का हिस्सा था। कहानी सिर्फ राशिद की नहीं थी, बल्कि हर इस शख्स की थी जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहता है और जो अपने दिल की आवाज़ सुनकर जिंदगी के नए रास्तों पर कदम रखता है। इस कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत सबक पर होता है,
زندگی کا سب سے بڑا چیلنج اپنی حقیقت کو تسلیم کرنا اور اپنے دل کی سننا ہے۔